नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे आज मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 23 पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश। बच्चों, ये अपठित गद्यांश आप लोगों के पेपर में आता है, इसको आप लोगों को समझना है और इसको कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको आज वो बताऊंगी कि इसको कैसे आप करते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिलाऊंगी कि इस कोरोना महामारी के चलते बच्चों आप लोग अपने घरों में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों में रहकर ही अपना कार्य कीजिए और जो कार्य आपको अध्यापकों द्वारा बताया जा रहा है उसको समय से और स्वच्छता से पूरा करते रहिए। दूसरी बात, आपके माता पिता से निवेदन करूंगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है कृपया अपने बच्चों की फ़ीस विद्यालय में जमा कराइए और हम सभी अध्यापकों का सहयोग कीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम पाठ 23 अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जिसे पहले न पढ़ा हो। अपठित मीन्स पठित माने जो पढ़ा है और अपठित माने जो नहीं पढ़ा है। अपठित गद्यांश पाठ्य पुस्तकों से पृथक किसी अन्य गद्य रचना जैसे कहानी, निबंध, लेख आदि से लिए जाते हैं। इनके अभ्यास से अर्थग्रहण क्षमता एवं भाषा अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास होता है। ये कह रहे हैं कि अपठित गद्यांश किसी कहानी से, कोई दूसरी पुस्तक होती है जिसमें कोई निबंध है उससे, या कोई लेख है उसमें से ये छोटा सा एक पार्ट इसका ले लिया जाता है, एक पैराग्राफ ले लिया जाता है और उसमें से कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके अभ्यास करने से आपके अंदर एक तो शब्दों को समझने की, उसके अर्थ को जानने की क्षमता आ जाती है, दूसरा आपकी भाषा पर भी आपकी अच्छी पकड़ हो जाती है। अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो अपठित गद्यांश होते हैं उनमें से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक पूछना। अब गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है वो पूछना। गद्यांश में प्रयुक्त हुए कुछ शब्दों के अर्थ पूछना। गद्यांश में कुछ शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें पूछ लेना। समानार्थक या विपरीतार्थक शब्दों पर आधारित प्रश्न पूछना। समानार्थी या विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द पूछ लेना। अब बच्चों इसी तरह से यहाँ कुछ उदाहरण के लिए गद्यांश दिए जा रहे हैं जो मैं आपको आज करा रही हूँ और इनको आपको अपनी बुक में ही करना है बच्चों, नोटबुक में इसको नहीं करना है। पहला है इसमें, प्रातःकाल अथवा सायंकाल व्यायाम के लिए उत्तम समय है। व्यायाम तभी करना चाहिए जब शरीर स्वस्थ हो। रोगी मनुष्य केवल सैर का आनंद लें तो अच्छा है। व्यायाम करने में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कभी कभी अनुचित ढंग से किया गया व्यायाम हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। योगासन तथा शारीरिक अभ्यास प्रशिक्षण लेकर ही करना चाहिए। भूख और प्यास में व्यायाम कभी नहीं करना चाहिए। व्यायाम का सही लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यायाम सदा खुले स्थान में ही किया जाए। अब ये यहाँ पर व्यायाम के बारे में बता रहे हैं, पूरी बातें यहाँ व्यायाम के बारे में भी ही बताई गई हैं कि हमारे लिए कौन सा समय अच्छा होता है व्यायाम करने के लिए, हमें व्यायाम कहाँ करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे हो जाते हैं और यह कब हमारे लिए हानिकारक या नुकसानदायक भी बन जाता है और रोगी व्यक्ति को व्यायाम नहीं करना चाहिए। अब उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब इसमें से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, जो सही उत्तर है उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। जैसे व्यायाम के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? कौन सा सर्वोत्तम समय है? प्रातःकाल, सायंकाल या इनमें से दोनों? तो हमने क्या अभी पहली लाइन में ही पढ़ा था, प्रातःकाल और सायंकाल। प्रातःकाल अथवा सायंकाल व्यायाम के लिए उत्तम समय है, यानी इनमें दोनों, इनमें से दोनों सही उत्तर है इसका। अगला है, रोगी व्यक्ति किस प्रकार का व्यायाम कर सकते हैं? ये हमने दूसरी लाइन में पढ़ा था कि रोगी व्यक्ति केवल सैर का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ सैर, सैर शब्द ये इसका आंसर है, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। व्यायाम कब करने चाहिए? ताकतवर होने के बाद, युवा होने के बाद या प्रशिक्षण लेने के बाद? तो ये भी हमने इसी में पढ़ा था कि प्रशिक्षण लेकर ही व्यायाम करना चाहिए। तो इसको हम सही उत्तर है, सही पर निशान, सही का निशान लगाएंगे। उपर्युक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक का मतलब है कि ये जो पूरा गद्यांश है ये किसके बारे में कहा जा रहा है, इसमें किस विषय को लेकर के बात की जा रही है, तो वो है व्यायाम का। व्यायाम के बारे में बताया गया है, व्यायाम का महत्व। तो यहाँ
इसका सही उत्तर है व्यायाम का महत्व। तो बच्चों इस तरह से आपको ये मैंने अपडेट गद्यांश बताया है। एक और कर लीजिए दूसरा इसमें ऐसे ही। दूसरा गद्यांश है, विद्यार्थी का प्रथम लक्ष्य विद्या ग्रहण करना है। राजनीति इनके लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती। राजनीति वास्तव में छल कपट और झूठ का खेल है। सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष इसके दो पाले होते हैं। इनके बीच सदा रस्साकसी चलती रहती है। यह सरल और शुद्ध मन वाले विद्यार्थियों के बस का रोग नहीं है। राजनीति छात्र जीवन में पढ़ाई लिखाई में बाधा डालती है। कई बार तो यह छात्रों को गुमराह भी कर देती है। अध्ययन पूरा करने के बाद व्यक्ति यदि समझता है कि उसे सामाजिक कार्यों में भूमिका का निर्वाह करना है तो वह स्वतंत्र है, किंतु पर्याप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद ही यह उचित है। इससे पहले ही यदि इधर ध्येय आकर्षित हो गया तो मूल उद्देश्य विद्या ग्रहण करना पीछे रह छूट जाता है। छात्र जीवन में तो अध्ययन ही एकमात्र ध्येय होना चाहिए। अब यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों का प्रथम लक्ष्य होता है विद्या ग्रहण करना। राजनीति से उन्हें दूर रहना चाहिए। उनका उद्देश्य होना चाहिए केवल और केवल विद्या ग्रहण करना। तो बच्चों इससे संबंधित यहाँ बातें कही गई हैं। तो यहाँ इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी का प्रथम लक्ष्य क्या है? विद्या ग्रहण करना। तो यहाँ इस पर सही का निशान लगाएंगे। अगला है, राजनीति वास्तव में कैसा खेल है? छल कपट का और झूठ का। ये दोनों सही हैं तो यहाँ लिखेंगे दोनों। अगला है, राजनीति के मुख्य पाले कौन कौन से हैं? सत्ता पक्ष और केवल विरोधी पक्ष। तो इसमें दोनों इसका सही उत्तर है, दोनों ही इसके पाले हैं। अगला है, सामाजिक भूमिका निर्वाह करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। अगर वो सामाजिक भूमिका का निर्वाह करना चाहता है तो उसे राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। ये इसका सही उत्तर है। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको ये दो पठित गद्यांश करवाए हैं और इसे आप इन गद्यांशों को आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना है। तो इस तरह से आप अपना ये गद्यांश कर लेंगे, घर पर ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपना कार्य समय से करते रहेंगे। दूसरी बात आपके माता पिता से कहूँगी कि वे समय से ही अपने बच्चों की फीस विद्यालय में जमा कराएं। धन्यवाद।